हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेट के अपने कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब हम कोई कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा कोर्स के बारे में हम जान लें। तो जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं नेट एग्ज़ाम के बारे में, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है उसका नाम है, हम लोग उसको बोलते हैं CSIR UGC नेट। ठीक। तो जो नेट है उसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। CSIR है उसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो अब पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि नेट अगर हम पास कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक। तो नेट में देखिए दो चीज़ें हैं। एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं JRF। ठीक। और जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरी चीज़ हमको मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं LS, या हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक। तो JRF से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो CSIR UGC और ज्वाइंट CSIR और UGC दोनों मिलके एक स्कॉलरशिप देते हैं जिससे हम किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक। तो नॉर्मली जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो ऐसा होता है कि आपके पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो आप रिसर्च बहुत दिन तक नहीं कर सकते। तो आप किसी PhD कोर्स में इनरोल हो रहे हैं तो अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। तो JRF अगर आप पास करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कोई PG कॉलेज है तो, या मान लीजिए IIT है, या मान लीजिए जो CSIR की जो लैब है, या कोई ऐसी लैब है जहाँ पे है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। तो इन सब लैब में काम करने के लिए हमको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हो तो जो पहले 2 साल के लिए मिलती है उसकी वो है 37,000 रुपये पर मंथ। मतलब अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो और आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पर मंथ 37,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपको 20,000 रुपये का एक ग्रांट मिलता है, और उस ग्रांट को हम कहते हैं कंटीजेंसी ग्रांट। इसका इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हो, आपको कुछ कंप्यूटर की ज़रूरत है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, माउस की ज़रूरत है, या कुछ किताबें खरीदनी है, या कोई जनरल जिसमें आप पेपर पब्लिश करना चाहते हो उसका एक्सेस लेना है, तो इस पैसे को हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये 2 साल के लिए ये इतना मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल ये एक्चुअली 5 साल के लिए मिल सकता है आपके एक बार पास करने के बाद। लेकिन पहले 2 साल इसको हम लोग JRF कहते हैं, और अगर आपकी परफॉर्मेंस 2 साल ठीक है तो तीसरे साल में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर तीसरे साल में जब ये एक्सटेंड होता है तो ये स्कॉलरशिप बढ़ के इसको फिर हम लोग SRF कहते हैं। इसका नाम होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और जब ये आप JRF से SRF में अपग्रेड हो जाते हो तो जो आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है वो हो जाती है 37,000 रुपये पर मंथ। और कंटीजेंसी ग्रांट आपका वैसे ही चलता रहता है। याद रखिएगा, ये जो कंटीजेंसी ग्रांट है ये पर ईयर है। मतलब आप अगर 2 साल काम कर रहे हो तो आपको पहले साल में 20,000 और दूसरे साल में 20,000 रुपये मिलेंगे। ये क्या है? ये आप ये तो हो गया आपके रिसर्च के लिए।
और ये एलएस जो है, इसको एलएस को बोलते हैं लेक्चरशिप। और ये इसलिए होता है, जैसे आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल आपको करना चाहिए। अभी जितनी भी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट हो रहा है या जो डिग्री कॉलेज में रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वो एलएस की है। अगर आपके पास एलएस नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। ठीक। अब जब आप फॉर्म भरते हो तो क्या होता है, फॉर्म भरते समय आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला आता है कि जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, और दूसरा आता है कि आप एलएस के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने जेआरएफ पास कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली एलएस के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक। क्योंकि ये थोड़ा हाई रैंक जो जिनका होता है, इसका जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है, हाई कट ऑफ होता है। तो जब आप इसको पास कर लेते हो तो ये माना जाता है कि ऑटोमेटिकली आप इससे ऊपर हो। तो इसलिए आप में जब जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एलएस जो है एक एडवांटेज के तौर पे मिलता है। लेकिन अगर आपने शुरू में ही एलएस को क्वालिफाई कर लिया, एलएस के लिए ऑप्शन कर दिया, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपने अगर एलएस के लिए ऑप्शन कर दिया, अब मान लीजिए रिजल्ट आया और मान लीजिए कि इसका कट ऑफ गया था 75 और इसका कट ऑफ आया 65, मतलब जो भी मार्क्स है 200 में से कि आपके 75 आए, इसका कट ऑफ मार्क्स आया 75 और इसका कट ऑफ मार्क्स आया 65। लेकिन मान लीजिए कि आपका मार्क्स था 85, लेकिन क्योंकि आपने एलएस के लिए अप्लाई किया था तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सेफ ऑप्शन, मतलब अभी लगेगा अरे तब तो फिर हमें जेआरएफ भरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जेआरएफ का कट ऑफ हमेशा एलएस से ऊपर जाता है। तो मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उस समय आप एलएस क्वालिफाई करने की स्थिति में तो हो, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उस समय सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जब आप जेआरएफ हो जाओगे तो एलएस अपने आप ही हो जाओगे। तो आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है या एलएस के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए आपको शुरू में ही अपना माइंड सेट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ठीक ठीक। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या है कि जैसे आपने जेआरएफ पास कर लिया, तो मान लीजिए कि पहले साल कोई ऐसी बात हो गई या आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो ये जो जेआरएफ है इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल के लिए। मतलब आज मान लीजिए क्या तारीख है, आज है 29 तारीख है, 29 फरवरी है, 2024 है। तो आज से 2 साल तक कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका 1.5 साल में आपको पीएचडी मिला कहीं पे, तो स्कॉलरशिप आपकी उस दिन से शुरू होगी, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होगी आपके रिजल्ट निकलने से 2 साल तक होगी। और एलएस का क्या है, एक बार अगर आपने एलएस पास कर लिया मतलब आप एलिजिबल हो गए किसी यूनिवर्सिटी में या किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने जेआरएफ पास किया है तो जेआरएफ में आपको एलएस तो मिल गया, तो जेआरएफ वाले पार्ट की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की होगी और एलएस की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है जरा देख लेते हैं हम लोग। पहले तो एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो जेआरएफ है इसके लिए एक एज लिमिट है, और वो एज लिमिट जिस समय वो फॉर्म निकला है उस समय से 28 ईयर्स की अगर आपकी एज है तभी आप जेआरएफ अप्लाई कर सकते हो। ठीक। लेकिन एलएस के लिए नो एज लिमिट। ठीक। देखो, ये सब इसलिए बताया जा रहा है, आप कई बार बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म भर देने के बाद उनको पता चलता है कि आ, वो तो आ, उनकी एज ही नहीं थी। तो इसलिए जब आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हो तो उस फॉर्म के बारे में जानकारी जो है आप पूरी ले लें, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है।
ठीक, तो हमने देखा कि जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, मतलब आप 28 ईयर्स के अंदर हो तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एलएस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में उसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब जरा और एलिजिबिलिटी का, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं कि एज आपकी कितनी है। अच्छा, आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या आप ईडब्ल्यूएस से हो, अनरिजर्व तो आप समझ ही रहे हो, जो आप अपर कास्ट हैं वो अनरिजर्व कहलाती हैं, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी में कुछ 10% रिजर्वेशन, जो लोग ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्तर ठीक नहीं है उनके लिए ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं या अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 55%। और एक चीज याद रखने की जरूरत है, वो क्या है कि विदाउट राउंड ऑफ, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो किसी का परसेंटेज था 54.5% था, ठीक। तो वैसे अगर आप इसको चाहोगे तो इसे 55% लिख सकते हो, लेकिन ये राउंड ऑफ के बाद 55% हुआ। यहाँ जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि आपका बिना राउंड ऑफ किए हुए आपका परसेंटेज जो है 55% या उससे ऊपर होना चाहिए, जो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, ठीक। और अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी के हैं, अदर बैकवर्ड कार्ड के कास्ट के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, या आप थर्ड जेंडर हैं। थर्ड जेंडर मतलब जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, या आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई डिसेबिलिटी है, उस केस में अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। और ये भी इसके लिए भी वैलिड है कि विदाउट राउंड ऑफ ही ये होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो बहुत डिटेल की बात है, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि आपका 50% और 55% होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा पेपर के बारे में हम देख लें कि पेपर में क्या क्या होता है। तो इसके पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? ए, बी और सी सेक्शन होता है, ठीक। जो ए सेक्शन होता है ये हमारे पास होता है 20 मार्क्स का, ठीक। और जो बी सेक्शन होता है ये हमारे पास होता है 25 मार्क्स का। सॉरी, ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, बी सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं, और सी सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हमारे हो गए 75 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। अब कितने अटेम्प्ट करने हैं? इसमें से हमें 15 करने हैं, मतलब ये 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से हमें 15 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमें करने होंगे, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 में से 20 क्वेश्चन हमें करने होंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो फिजिकल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसमें ये नंबर चेंज होता है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे 15, 20, 25, तो यानी कि टोटल हमको 55 क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, तो चेक कौन से होंगे? मान लीजिए आपने 16 क्वेश्चन कर दिए, तब क्या होगा? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन, जो पेपर्स होते हैं, उनका मेथड ये होता है कि जो पहले 15 क्वेश्चन होंगे वो 15 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे, ठीक। मान लीजिए कि आपने टोटल 16 क्वेश्चन किए थे और 15वां क्वेश्चन आपका गलत था लेकिन 16वां क्वेश्चन सही था, तो 16वां क्वेश्चन फिर चेक नहीं होगा।
तो पहले जो जो स्कैनर है उसमें जो पहले 15 क्वेश्चन वो रीड होंगे, वही उन्हीं के लिए आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब इनके मार्क्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के, मतलब ए सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। बी सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो 3.5 मार्क्स के हैं। ठीक, और जो सी सेक्शन का क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। ठीक, तो अगर आप 15 को 2 से गुणा करो, 20 को 3.5 से गुणा करो और 20 को 5 से गुणा करो, तो लगभग लगभग आपका जो टोटल मार्क्स आएगा, लगभग नहीं एक्चुअली टोटल मार्क्स जो आएगा वो आपका 200 के आसपास आएगा। तो ये तो हो गया हमारा पेपर का सेटअप। फिर से मैं बता देता हूँ कि एक फिजिक्स के पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, और ए सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमें 15 करने होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बी सेक्शन में हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, उसमें से हमें 20 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होगा। सी सेक्शन में हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें 20 करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा। एक बात मैंने आपको बताई थी कि इनमें जो पहले 15 क्वेश्चन हैं वो चेक होंगे, इसमें जो 15 पहले 20 क्वेश्चन रीड होंगे वो के चेक होंगे, मतलब उनके लिए मार्क्स मिलेगा आपको। और इसमें जो 30 क्वेश्चन में जो पहले 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे उनके लिए आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका 1/4 कितना हुआ, ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये कितना हुआ 0.5। ठीक, ऐसे ही आप इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो कितना आएगा 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो बचा 3 और 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंजे 20। यानी कि इस सेक्शन की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की है, इस सेक्शन की जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.875 की है, और इसको अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आया 4 एकम 4 और आपका कितना बचा 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये इसके नेगेटिव मार्किंग का सेटअप है। ठीक है, अब हम लोग ये और देखेंगे कि हमारे ए सेक्शन में क्या आता है, बी सेक्शन में क्या आता है और सी सेक्शन में क्या आता है। ठीक, तो देखिए जैसे कि आप कोई फिजिक्स का पेपर दे रहा होगा, कोई केमिस्ट्री का पेपर दे रहा होगा, कोई बायोलॉजी का पेपर दे रहा होगा, यहाँ पे साइंसेज होगा। तो जो ए सेक्शन होता है ये सभी के लिए सेम होता है, मतलब जो फिजिक्स वाले हैं उनके लिए भी ए सेक्शन के क्वेश्चन सेम होंगे, मैथ वालों के लिए भी ए सेक्शन के क्वेश्चन सेम होंगे, बायोलॉजी वालों के लिए भी सेम होंगे, सबके लिए ए सेक्शन के क्वेश्चन सेम होंगे। क्या आता है इसमें, इसमें नॉर्मली आता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, या जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ ग्राफ दिया हुआ है और उसमें वो पूछ रहा है आपसे कि इसमें बताइए कि कितने लोग इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, कितने लोगों की लंबाई इस एज ग्रुप में आ रही है, इस तरीके का क्वेश्चन है। कोई ग्राफ रहेगा, उस ग्राफ से हमको इंटरप्रिटेशन करना होगा। तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करते हैं इसमें, न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। और ये सब के लिए सेम होगा, चाहे वो फिजिक्स का बंदा हो, चाहे फिजिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो। बी सेक्शन में क्या होता है, बी सेक्शन में आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक, और इस सब्जेक्ट के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट आप जिसका आंसर लगा सकते हो, कुछ क्वेश्चन होंगे जो मेमोरी बेस्ड होंगे। तो 3 तरीके के नॉर्मली क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास आ गया सी सेक्शन। तो सी सेक्शन में भी हमारा सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हाई थिंकिंग वाले होते हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट ही लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर आ गया। तो
इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, अपने फिजिकल कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट लगा के आपको उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी जो उसमें दिया होगा। आंसर इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, लेकिन अंतर ये है कि इसकी जो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट टाइप के नहीं होंगे, इनमें सोचना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। आप हो सकता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके उसका आंसर आपको निकालना पड़े, ठीक। और क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर इसमें आप थोड़ा भी अगर आप ध्यान देते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक। तो इसमें आप कह सकते हो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट के बारे में। अब हमारे क्या फिजिक्स में क्या क्या पेपर हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो टोटल 9 पेपर हैं। मैं जो यहाँ पे 9 पेपर के बारे में लिख रहा हूँ, ये 9 पेपर जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो। आप अगर सिलेबस देखोगे तो हो सकता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हो। तो मैं उसको बस बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पेपर है। तो एक ऑफ कोर्स हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, दूसरा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, तीसरा हमारा हो गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक। चौथा हो गया हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, पांचवा हो गया, इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर आता है, इसमें हो गया न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिकल न्यूक्लियर पार्टिकल मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद हमारे पास 7 नंबर पे है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स, और 9 नंबर पे है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे 9 पेपर हो गए। तो ये जो पेपर हैं वो नॉर्मली आपके आप लोग अपने बीएससी में, एमएससी में पढ़ते ही हो। बीएससी में हो सकता है कि आप लोग इनका कम कंटेंट पढ़ते हो और एमएससी में पूरा कंटेंट पढ़ते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बीएससी में हो और आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका एक बार में नेट जीआरएफ निकल जाएगा, ठीक है। शर्त ये है कि आप जब ये तैयारी कर रहे हो इस पेपर के लिए, तो आप स्टैंडर्ड बुक उठाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप क्वांटम मैकेनिक्स की किताब पढ़ रहे हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स की किताब आप पढ़ना चाहते हो नेट की तैयारी के लिए, तो आप पढ़िए ग्रिफिथ की। एक बहुत शानदार राइटर हैं डेविड जे ग्रिफिथ, और उनकी एक किताब है, उनकी क्वांटम मैकेनिक्स की किताब भी है। उनकी इस बुक में जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट भी मिल जाएगा। ग्रिफिथ की एक एटॉमिक की भी बुक है, एक न्यूक्लियर पार्टिकल की भी फिजिक्स की बुक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं गेन करते हो आप। अगर आप इंडियन ऑथर की किताब पढ़ते हो तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें सब कुछ दिया रहता है, और जब सब कुछ दिया रहता है तो आपको उसमें सोचने का मौका नहीं रहता है। फिजिक्स तभी आप सीखते हो जब आपको सोचने का मौका होता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इन किताबों को पढ़ेंगे, जब भी आप कोर्स की तैयारी करेंगे, तो आपको अच्छी और स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी है। बहुत सारी किताबें आप देखेंगे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सिर्फ उस पर लिखा है CSIR नेट, तो वो किताबों से आप नेट पास नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप बहुत लकी हो और कुछ क्वेश्चन आपने रट लिए हैं और वो डायरेक्ट वहाँ पे हिट हो गए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आपको अच्छी किताबों से पढ़ना है। दूसरी एक और बहुत बढ़िया बात है, बहुत जरूरी बात है, कि जैसे आपने जेआरएफ पास कर लिया,
तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने जेआरएफ पास कर लिया, आपके घर पे कोई आ रहा है और आपसे कह रहा है कि अरे चल चलिए हमारे घर पे हमारे साथ पीएचडी कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, फिर वहाँ का एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ध्यान रखिए, जेआरएफ पास करने के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के लिए आपको ग्रांट मिल जाता है, लेकिन वो ग्रांट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप किसी के साथ काम करना शुरू नहीं कर दोगे। और काम करना कब शुरू करोगे? जब जब आप उस यूनिवर्सिटी में या उस रिसर्च लैब में सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए तो आप फिर जेआरएफ को क्लेम नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखिएगा। जेआरएफ आपको सिर्फ एक फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो गए, लेकिन वो एलिजिबिलिटी तभी है जब आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो वहाँ के जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हो। ठीक है, अब देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में गए रिसर्च के लिए, आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस पास हो गया, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाओगे। जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लकी रहो और तुक्का लग जाए आपका और आपका जेआरएफ निकल जाए, ठीक। लेकिन जब आप वो उस यूनिवर्सिटी में जाओगे या उस इंस्टीट्यूशन में जाओगे, जब वो आपका इंटरव्यू लेंगे तो उस इंटरव्यू में आप फेल कर जाओगे, ठीक। इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्टैंडर्ड किताबों से इनको पढ़िए। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और वो ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन मान लीजिए 100% है और आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, तो बहुत चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी 70% तैयारी है, स्कोर्स आपने 70% पाया, लेकिन आपने जो प्लानिंग किया है वो बहुत बढ़िया किया है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़िया हो जाता है। मैं अभी पूरा एक CSIR नेट का फिजिक्स का कोर्स देने वाला हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल 9 पेपर हैं, यानी कि 9 पेपर को हमें पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं इसको? देखिए, ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब आप घर पे अपने से तैयारी कर रहे हैं, और अपने से तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास कितने दिन है? हमारे पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है, ठीक। और हमारे पेपर कितने हैं? 9। तो तरीका ये है कि आप मंडे को 3 पेपर पढ़िए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या था? 1 नंबर था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, 2 नंबर था क्वांटम मैकेनिक्स और 3 नंबर था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि 1 नंबर पे क्लासिकल मैकेनिक्स ही हो, क्योंकि हमने वहाँ 1 नंबर पे क्लासिकल मैकेनिक्स लिखा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स 1 नंबर पे है। वो 1 नंबर पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। तो एक मंडे को आप पढ़िए 1 2 3। मैं इसका कारण बताऊंगा, पहले बात पूरी कर लेता हूँ। ट्यूसडे को पढ़िए 4 5 6, मतलब एक एक दिन आपने पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसके बाद ट्यूसडे को आप पढ़िए 4 नंबर पे जो था वो, 5 नंबर पे जो था और 6 नंबर पे जो था। वेडनेसडे को पढ़िए 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। अब आपके पास बचे 3 दिन, तो फिर आप इसको रिपीट कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 8 9। क्या फायदा होगा इससे? इससे ये फायदा होगा, कुछ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, या पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं। जिसको जो आसान लगता है वो उसको पहले पढ़ना शुरू कर देता है। इसका एक फायदा ये होगा कि आसान वाला कोई चक्कर नहीं है, हमें सब सब्जेक्ट पूरे वीक में पढ़ना है, पहला फायदा ये होगा। तो जो हमारा मजबूत सब्जेक्ट होता है वो मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स हमारा वीक होता जाता है। एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ लेते हो और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करते हो, तो होता यह है कि आप जब तक क्वांटम मैकेनिक्स खत्म करके चुकते हो तब तक आपका क्लासिकल मैकेनिक्स भूल चुका होता है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा, आपका सब चीज साथ साथ चल रहा होगा। अब अच्छा, जो हमारा फर्स्ट पेपर है
ए सेक्शन वाला जो पेपर है, लॉजिकल रीजनिंग वाला, मैथमेटिकल एबिलिटी वाला, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, उसको आप वीक में पढ़ते रहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करते रहिए, आपका उसमें प्रिपरेशन हो जाएगा। अच्छा, कितना पढ़ना है? कोई कहेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ना है, कोई कहेगा 1 घंटे पढ़ना है, कोई कहेगा 3 घंटे पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक डिसेंट टाइम जरूर रखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कीजिए कि इसको सिर्फ 55 मिनट पढ़िए, एक सब्जेक्ट को 55 मिनट पढ़िए। उस 55 मिनट के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट 55 मिनट फिर इसको पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 55 मिनट में आप इसको पढ़िए। तो टोटल कितना हुआ ये हुआ 2 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो मैं आपसे ज़्यादा पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल पर डे 2 घंटा 45 मिनट पढ़ने को कह रहा हूँ। आप इसमें आधा 1 घंटा वो ए पेपर वाला भी जोड़ लीजिए, तो बहुत हो गया, तो हो गया आपका 3.5 घंटा पढ़ने को कह रहा हूँ। देखिए, जो नेट है, जेआरएफ है, नेट जेआरएफ जो है वो एक बड़ी चीज़ है, वो उसके लिए इतना करना तो बनता ही है ना। आप ये नहीं कहते नहीं सर हम इतना नहीं पढ़ सकते, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही आप अगर पढ़ेंगे तो आपका होता रहेगा। और ये प्लान में मैंने आपको बता ही दिया कि आपका पूरे वीक में तैयारी होती रहेगी। देखिए, अच्छी तैयारी वही है जब सब हम एक साथ होता रहे। कुछ बच्चे होंगे बीएससी के, वो बोलेंगे नहीं अभी तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई नहीं गई है, तो हम कैसे करें। फिर भी आप कर सकते हो, अगर आप थोड़े से सीरियस हो, किताब लेके बैठते हो, तो धीरे 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 आपको बात समझ में आने लगेगी। ठीक। और नॉर्मली आप अगर फाइनल ईयर में हो, तो फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते आप क्वांटम मैकेनिक्स टच कर ही लेते हो, बीएससी में भी टच कर लेते हो। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो तो आप ऐसे भी अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी फाइनल ईयर में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि आप बीएससी में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको जो स्कॉलरशिप है वो बाद में शुरू होती है आपकी। ठीक। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हो तो भी आप क्वांटम मैकेनिक्स टच कर चुके होगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टच कर चुके होगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स तो आप पहले ही टच कर रहे हो। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आप अपने +2 से ही जानते हो। एटॉमिक वाला पोर्शन भी आप बीएससी फाइनल ईयर तक आते आते टच कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी होना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप थोड़ा सीरियस हो और बीएससी फाइनल ईयर में हो, तो तब तक आते आते ये जितने सब्जेक्ट मैंने, जितने पेपर मैंने लिखे थे, ये सारे के सारे पेपर जो हैं आप कर चुके होते हो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से सीरियस हो तो आपका बीएससी होते होते आपका नेट जेआरएफ जो है हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई, इसमें हो सकता है ये जो मैंने आपको बताया ये दिसंबर 2023 का जो प्रोस्पेक्टस था उसके हिसाब से बताया। हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस जो आए उस प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंज हुआ, लेकिन मोटी मोटी बात सभी सेम रहेगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, वो किस तरीके का पेपर का पैटर्न है, ये सब चीज़ें नॉर्मली फिक्स होंगी। और जो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर नया नोटिफिकेशन आएगा, मान लीजिए कुछ परिवर्तन होगा, तो आपको जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो एक बार आप बुलेटिन उसको देख ही सकते हो, लेकिन मोटा मोटा आपको पता चल गया। तो आप इस सेटअप से तैयारी शुरू करिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ 55 मिनट लिखा है। जरूरी नहीं है कि आप 55 मिनट ही पढ़ें, आप 50 मिनट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 55 मिनट एक ऐसा डिसेंट टाइम है जो ना बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो इसको 30 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट में फिर क्या है, जितनी देर में आप बुक खोल के कंसंट्रेशन आप बनाओगे उतनी देर में टाइम हो जाएगा कि उसको बंद करने का टाइम हो जाएगा। तो एक 55 मिनट डिसेंट टाइम है, जिस डिसेंट टाइम में आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो अब मैं इसके बाद से जो मेरे लेक्चर होंगे वो मैं टॉपिक वाइज होंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्लान ये है कि मैं एक टॉपिक उठा एक एक चैप्टर एक पेपर उठा के उसको कंटिन्यू कर दूँ। एक एक चैप्टर मेरा थ्योरी का रहेगा, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और धीरे 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 जब सारे वीडियो आ जाएंगे तो आप इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हो। और अभी आप सीखने के लिए इंडिविजुअल पेपर को भी फॉलो कर सकते हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं देखूंगा
जिस तरीके के लोगों को कमेंट होगा, जिस तरीके से सजेशन होगा, उस हिसाब से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अपना जो पढ़ाने का है, उस पढ़ाने को भी इस पैटर्न के हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है? तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं एक पेपर को उठा के उसको एक दिन थ्योरी पढ़ाऊँगा, दूसरे दिन उसके बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊँगा, जिससे कि स्टूडेंट को टाइम मिल जाए उस थ्योरी को ग्रैस्प करके और फिर उस पे न्यूमेरिकल करने का। ठीक है? आई होप कि ये आइडिया और ये जो पूरा डिस्कशन है आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप अपने सजेशंस जो हैं दे सकते हैं। आपके सजेशन के बेसिस पे हम ये भी जो जो भी परिवर्तन होगा हम कर लेंगे। एक मेरा प्लान और ये है कि एक ग्रुप बनाया जाए जो टेलीग्राम पे, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हों और आप डायरेक्ट वो क्वेश्चंस मुझे भेजें और मैं उनका सॉल्यूशन फिर डिस्कस कर लूँ, या तो इंडिविजुअली भेज दूँ आपको ग्रुप में, या फिर इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए। ठीक है? चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ से हम लोग कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है? चलिए बाय।